हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास कमेंट्स आया कि भैया आप क्लास 10 की मैथ की क्लास क्यों नहीं ला रहे हो। तो स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो 2024 बोर्ड एग्जाम में क्लास 10 का पेपर देने वाले हैं स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ्स के चैप्टर 1 यानी वास्तविक संख्या के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं जो कि आपके ही एनसीईआरटी बुक के हैं और ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपसे मैं यही कहूँगा कि भाई इन क्वेश्चन को आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ओके, अब जब मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको मैथ की तैयारी कैसे करनी है कि भैया जो भी हम क्वेश्चन बताते हैं या तो आप जो भी एक्सरसाइज पढ़ते हैं, ठीक है, उसकी आपको अगर एक बार एक्सरसाइज अगर आपने पढ़ी है, ठीक है, तो उस एक्सरसाइज का आपको 3 बार रिवीजन करना है। ओके, तो मतलब अगर मैं आपको किसी भी क्वेश्चन को या फिर कोई भी चीज अगर मैं आपको बताता हूं तो आपको उसको घर में 3 बार रिवाइज करना है। अगर आप ऐसा करते हो ना तो मैं आपसे गारंटी ले रहा हूं स्टूडेंट्स कि आपको बोर्ड एग्जाम में 100 में 95 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मैंने ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाया है और उनके 100 में 95 प्लस मार्क्स आए हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि भैया जो भी मैं आपको बताता हूं उन क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे से समझना है और समझने के बाद में उसका बहुत ही अच्छे से रिवीजन करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको जो क्वेश्चंस बताने वाला हूं ये बोर्ड एग्जाम के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब यही क्वेश्चन जब आप प्री बोर्ड एग्जाम दोगे या फिर स्कूल में एग्जाम दोगे तो आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने लिए रखा है आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या फिर 6q+5 के रूप का होता है। यानी कि बच्चों कहा गया है कि कोई एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या कह रहा है बच्चों कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, कोई 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपको ये q दिख रहा है ना, ये q ये कोई एक पूर्णांक है। ओके, आइए इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसकी मैं आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगा, यानी सॉल्व करने का बहुत ही अच्छा तरीका मैं आपको बताऊंगा। ओके स्टूडेंट, तो देखिए सबसे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आप लोग हेडिंग लगाइए सॉल्व की। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को कैसे आपको करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप लोग जानते होंगे भाई कि 6q+5 या फिर 6q+3 6q+1 ये कहां से आया। तो देखो स्टूडेंट, सॉल्व मैंने हेडिंग डाल दी, आपको कैसे करना है। देखिए चूंकि आप सभी जानते हैं कि भैया आपकी जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है, चूंकि यूक्लिड सेम इसी तरीके से करना बच्चों, आपको पूरे नंबर मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है, यानी चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, तो आप कहेंगे सर जी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तो हमको नहीं पता क्या होती है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आपकी होती है a बराबर BQ+R। ठीक है, यानी कि भैया यहाँ पर जो 6q+3 6q+5 और यहाँ पर 6q+1 जो दिख रहा है ना, ये यहाँ से आपका आया है BQ+R से। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे ये तो आपका हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इससे आपको इस तरीके से शुरू करना है सॉल्व करना। ठीक है, अब सबसे पहले ध्यान से समझना, यहाँ पर जो ये 6 दिख रहा है ना, ये हर जगह 6, तो ये जो 6 आपका है ये आपका B है। तो अब बड़े ध्यान समझना, अगर b बराबर 6 है, ठीक है, अगर b बराबर 6 है बच्चों, तो यहाँ पर आपका जो r आएगा ना वो इसके अकॉर्डिंग आएगा b के अकॉर्डिंग। यानी कि अगर b बराबर 6 है तो एक कम कर दो b से तो कितना बचेगा 5, यानी कि 6 से अगर एक कम कर दोगे तो 5 बचेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि r बराबर 0 से लगा करके 5 तक आपको लिख देना है। ठीक है, r बराबर 0 1 2 3 4 5। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारी होती है a बराबर BQ+R। हमने ये क्यों लिखा, क्योंकि भैया जो यहाँ पर हमको प्रूव करना है ना वो हमारा a बराबर BQ+R से आने वाला है। ओके, तो हमने लिख दिया a बराबर BQ+R, जहां पर जो b हमारा है वो 6 है। अब इस b के अकॉर्डिंग हमारा r आने वाला है, और r कैसे पता चलेगा, देखो जो b है ना वो तो आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, दिया रहेगा, हर एक क्वेश्चन आएगा उसमें 6q दे रखा होगा या फिर 5q दे रखा होगा या फिर 2q दे रखा होता। ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन का तरीका अलग हो सकता है, यहाँ पर 6q कह दिया गया है, किसी क्वेश्चन में दूसरा तरीका पूछ सकता है, 5q दे सकता है, 2q दे सकता है। ठीक है, यहाँ 6q कह दिया तो भैया हमारा b बराबर 6 हो गया। अब b के अकॉर्डिंग हमारा r कितना निकलेगा, तो इससे एक कम कर दो, 6 से एक कम करोगे तो भैया 5 बचेगा। ठीक है, अब 5 को आपको इस तरीके से नहीं लिखना है। ठीक है, 5 को लिखेगे कैसे,
आर से शुरू करोगे, आर बराबर लिख के 0 से लगा करके 5 तक। अगर यहाँ पर b बराबर 7 होता तो भैया आप लिखते r बराबर 6, लेकिन ये जो 6 लिखते हैं यहाँ पर, ये 0 से लगा करके आप 6 तक लिखते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद स्टूडेंट्स आपको स्टेप 1 बनानी है। ठीक है, स्टेप नंबर 1। ठीक है, अच्छे समझ लेना, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 में आप क्या लिखोगे? स्टेप नंबर 1 में लिखोगे r बराबर 0 व b बराबर 6। ठीक है, और जहां पर ध्यान से समझ लेना, जहां पर आपका कोई भैया a हमारा है ना, a ये कोई एक पूर्णांक है। ठीक है, ये कोई एक पूर्णांक है। ठीक है, a कोई हमारा एक पूर्णांक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे? चूंकि आप सभी जानते हो भैया, आप सभी जानते हो कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर हमारा a ही रहने वाला है। ठीक है, a बराबर पूर्णांक हमारा a ही रहने वाला है। अब b बराबर हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब q बराबर आपका q ही रहेगा। मैंने आपसे क्या बताया, देखो आपका जो q है वो सेम रहेगा। ठीक है, आपका जो a है इसको हमने कोई पूर्णांक मान लिया है, तो ये भी हमारा एक सेम रहने वाला है। ठीक है, लेकिन जो बदलेगा वो आपका b बदलेगा और आपका r बदलेगा। तो सबसे पहले हम लोग r बराबर 0 लिया है, तो r बराबर यहाँ हम लोग 0 कर देंगे। ठीक है, तो अब आपका आ जाएगा a इज इक्वल टू 6q। अब देखो ध्यान से समझना, जो हम लोगों का a बराबर 6q आया है ना, यहाँ पर समझो, जो हम लोगों का a बराबर 6q आया है, क्या ये 2 से विभाजित हो रहा है? ठीक है, अच्छे समझ लेना एकदम, क्या ये 2 से विभाजित हो रहा है? तो देखो, चूंकि 6q 2 से विभाज्य है, ओके, इसलिए 6q एक विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स एक अच्छे से बात समझ लेना मेरी, कि भैया कोई भी संख्या है अगर वो 2 से विभाज्य है तो वो विषम होगी, ना कि सम होगी। ठीक है, यानी कि वो विषम होगी, सम मतलब कि वो सम होगी, विषम नहीं होगी। ठीक है, अब देखो मैंने क्या लिखा, 6q जो कि 2 से विभाजित है, इसका मतलब ये है कि 6q एक विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं है। अगर ये 2 से विभाजित नहीं होती तो ये हमारी सम पूर्णांक होती। ठीक है, यानी कि विषम धनात्मक पूर्णांक होती, लेकिन ये 2 से विभाजित है इसलिए ये नहीं है। ठीक है, इसी तरीके के स्टूडेंट्स आपको स्टेप नंबर 2 बनानी है। ठीक है, स्टेप 2। ओके, देखिए बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है, लेकिन आपको जो करने का पैटर्न रहेगा वो सेम रहने वाला है। इस बार हम लोग r बराबर 1 ले लेते हैं। ठीक है, आपका a बराबर a ही रहने वाला है। ठीक है, और b बराबर क्या रहने वाला है? 6 रहने वाला है। q बराबर क्या रहने वाला है? तो q बराबर q ही रहने वाला है। ठीक है, अब देखिए चूंकि आप सभी जानते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, और a बराबर हमारा a ही रहने वाला है, b बराबर 6 आ जाएगा, q बराबर आपका q आ जाएगा, r बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी से यहाँ से आपका आ जाएगा a इज इक्वल टू 6q प्लस 1। ये हमारी एक नई समीकरण बन करके रेडी हो गई। ठीक है, ये हमारी एक नई समीकरण बन करके रेडी हो गई। अगर आप देख पा रहे होंगे इस समीकरण में तो 6q प्लस 1 आ रहा है। ठीक है, इस समीकरण में 6q आ रहा था। अगर आप बताइए, अगर संख्या 2 है, अगर कोई संख्या 2 है, उसके संग अगर हम मान लीजिए अगर 2 रख दें, या फिर 2 की जगह 3 रख दें, या फिर 3 की जगह 4 रख दें, और अगर हम उसमें 1 जोड़ दें, तो पहले तो ये सम था, लेकिन 1 जोड़ने पर ये विषम बन चुकी है। ठीक है, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर समझ रहे हो क्या है? इसका मतलब ये है कि 6q प्लस 1 2 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए, ठीक है, इसलिए यह विषम धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक है। यानी कि बच्चों जो हमारा 6q प्लस 1 है ये एक विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप लोगों का स्टेप 2 बन गया। ठीक है, हमको कितने स्टेप बनाने हैं? जब तक कि r हमारा पूरा समाप्त नहीं हो जाता। ठीक है, यानी r बराबर जब तक कि हम 5 तक नहीं निकाल लेंगे तब तक स्टेप बढ़ते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो स्टेप 3। ठीक है, स्टेप नंबर 3, अब थोड़ा सा जल्दी करते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 3 में आप क्या करने वाले हो? तो देखो स्टेप नंबर 3 में आप a बराबर वही लोगे, b बराबर 6 लोगे। ठीक है, और यहाँ पर a बराबर भी a लोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर r बराबर 2 रख देता हूँ। ठीक है, बाकी आपका सेम रहने वाला है। ठीक है, चूंकि आप सभी जानते हो a बराबर बी क्यू प्लस आर रहने वाला है। ठीक है, a बराबर बी क्यू प्लस आर,
जहां पर स्टूडेंट्स ए बराबर हमारा क्या है ए, ठीक है, बी बराबर 6, क्यू बराबर क्यू, आर बराबर 2, ठीक है। अब ये जो हमको समीकरण प्राप्त हुई है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस समीकरण में ये 2 से विभाज्य है। तो देखो ये समीकरण 2 से विभाज्य है, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि 6q + 2 2 से विभाजित है या फिर विभाज्य है, ठीक है, विभाज्य है, इसलिए यह विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक की नहीं है, ठीक है, विषम धनात्मक पूर्णांक की नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना करके बड़े अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। बताइए कोई तकलीफ आ रही है आपको समझने में, कहीं पर कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको सारे स्टेप बताए, ठीक है। अब देखिए स्टेप नंबर 4 में आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर 4 में आप r बराबर 3 लेंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 3 बनाइए, स्टेप 3, ठीक है। स्टेप 3 में क्या करोगे, तो स्टेप 3 में r बराबर, ठीक है, r बराबर क्या लोगे, r बराबर 3 ले लोगे, ठीक है। r बराबर आप जब 3 लेंगे तो चूंकि आप जानते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है, और r बराबर आप लोगों ने 3 ले रखा है, ठीक है। बी क्यू बराबर आपका क्यू ही रहने वाला है, b बराबर आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें तो आपको पता ही हैं, आप सारे स्टेप बना सकते हो स्वयं से, ठीक है। a बराबर b की जगह 6 आ जाएगा, q की जगह q ही रहने वाला है, r की जगह 3 आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से इस स्टेप को देखेंगे ना, अगर आप ध्यान से इस स्टेप को देखेंगे ना, तो यहाँ पर 6q + 3 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा 6q + 3 है ना, ठीक है, ये हमारा 2 से विभाज्य है, ठीक है, ये 2 से विभाज्य है, ठीक है। अगर ये 2 से विभाज्य है तो इसका मतलब है ये 2 से विभाजित नहीं है, ठीक है, विभाजित नहीं है। अब ये विभाजित क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था 6q + 3 है। इसका मतलब ये है कि 6 के संग अगर कोई भी संख्या है और उसमें अगर हम लोग कोई विषम संख्या जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो वो जो टोटल संख्या होगी वो आपकी विषम हो जाएगी, ओके। तो यानी 6q + 3 में हम लोग एक विषम संख्या जोड़ रहे हैं, इसलिए ये पूरी की पूरी संख्या हमारी एक विषम संख्या बन जाएगी। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, चूंकि 2 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब यह एक विषम धनात्मक पूर्णांक की है, ठीक है। यानी कि ये संख्या हमारी एक विषम धनात्मक पूर्णांक की है। अब देखिए स्टेप आप बनाएंगे 4, ठीक है, स्टेप 4। स्टेप 4 में आप क्या लिखेंगे, तो स्टेप 4 में आपको ध्यान से समझना, एक एक स्टेप अच्छे से एकदम, ठीक है। स्टेप 4 में आप क्या लोगे भाई, r बराबर आप लोगे 4, ठीक है, और बाकी चीजें सेम रहने वाली हैं, a बराबर a रहने वाला है, b बराबर 6 हो जाएगा। आप चाहो तो इन सभी को लिख सकते हो, वरना अगर आप नहीं भी चाहते तो मत लिखिएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चूंकि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है, ठीक है। a बराबर a ही है हमारा, b बराबर 6 है, यहाँ पर q बराबर सेम है, r बराबर बदल रहा है, वो हो गया 4। आप बताइए कि चूंकि आप लिखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स कि चूंकि 6q + 4 2 से विभाज्य है या फिर 2 से विभाज्य है, ठीक है, 2 से विभाज्य है, इसलिए 6q + 1 या फिर कह सकते हो कि यह एक विषम धनात्मक, ठीक है, पूर्णांक की नहीं है, ठीक है, नहीं है। यानी ये जो संख्या हमें प्राप्त हुई है ना 6q + 4, ठीक है, 6q + 4, ये जो संख्या हमको प्राप्त हुई है ये एक विषम धनात्मक पूर्णांक की संख्या नहीं है, क्योंकि भैया 6q + 4 को जो हम 2 से विभाजित करेंगे यानी 2 से भागा देंगे तो ये पूरी तरीके से कट जाएगी, ठीक है, और जबकि हमको इससे काटना नहीं है। अगर ये कट रही तो इसका मतलब विषम धनात्मक पूर्णांक की नहीं है, ओके, समझ गए सभी लोग। तो स्टेप 4 हमारा बन चुका है। अब हमारा लास्ट स्टेप बचता है स्टेप नंबर 5, ठीक है। तो स्टेप 5 आप बनाएंगे, स्टेप 5 समझना। स्टेप 5 में हम लोग r बराबर 5 ले लेते हैं, ठीक है, और a बराबर a ही रहने वाला है, बाकी आपकी जो भी चीजें आप लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है, एनीवे आप लोग लिख लेंगे, मैंने आपको सारी चीजें बता रखी हैं, ठीक है।
अब देखिए चूंकि आप सभी जानते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, वही सेम चीज, ठीक है, और a बराबर सेम चीज, b बराबर सेम चीज, q बराबर सेम चीज, r बदल के 5 हो जाएगा। और जो हमें ये प्राप्त संख्या मिली है ना, अगर आप इसको देखोगे तो ये हमारी 2 से विभाजित नहीं है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे 6q प्लस 5, चूंकि 6q प्लस 5 2 से विभाजित नहीं है, इसलिए यह एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, इसलिए यह एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो स्टूडेंट्स हमने टोटल 5 स्टेप बनाए, यानी हमने टोटल 5 बनाए स्टेप, ठीक है। अगर हमारा कोई स्टेप छूट रहा है तो आप लोग देख सकते हो, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, ठीक है। और इससे पहले हम लोगों ने कितने स्टेप बना रखे थे, 1 2 3, यानी टोटल हमारे 6 स्टेप बने हुए हैं, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, हमारे टोटल 6 स्टेप बने हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हमारा स्टेप हो गया 6, ये हमारा स्टेप हो गया 5, और ये हमारा हो गया स्टेप 4, ठीक है। हमारे टोटल 6 स्टेप बने हुए हैं, ठीक है। तो ये 6 स्टेप में हमारा पूरा का पूरा सवाल कंप्लीट होता हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये पहला क्वेश्चन करना है, और ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही सिंपल वे में समझाया है, ठीक है। सिंपल एकदम इजी तरीके से, कि कोई भी स्टूडेंट्स अगर इसको करता है ना तो उसको एकदम बेसिक से मैंने समझाया है, ठीक है, बेसिक से। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा गया, ठीक है। अब देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, और ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखो यहाँ पर जो आपको ये संख्या दिख रही है ना, ये संख्या, और आपको ये संख्या अलग है, ठीक है, ये दोनों संख्याएं अलग अलग संख्याएं, ठीक है, ये आपको अलग अलग दे रखी हैं, ठीक है। तो हमसे क्या कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस है, और फिर 13, 7 × 6 × 5 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। आपको बताना है कि ये संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को आप लोग बड़े ही आसानी से कर सकते हो, ठीक है, बड़े ही आसानी से, लेकिन बस आपको क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छे से समझेंगे एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से, मैं आपसे गारंटी ले रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको इतनी अच्छे से आ जाएगा कि भैया बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन को आप लोग बड़े ही आसानी से एकदम करा दोगे, ठीक है। तो देखिए सॉल्व हेडिंग लगाइए सबसे पहले, सॉल्व, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग करने जा रहे हैं सॉल्व। सबसे पहले ध्यान से समझ लेना एकदम, चूंकि भैया हम जानते हैं कि 17 × 11 × 13 प्लस का 13, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको हल करने वाले हैं, ठीक है। तो 17 × 11 × 13 प्लस का 13, अगर आप देखोगे इसमें से 13 कॉमन आ रहा है दोनों में, ठीक है। देखो ये अलग है और ये अलग है, दो ये पूरी संख्या और ये संख्या, ठीक है, ये दोनों प्लस में है, तो यहाँ से हम 13 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जब हम यहाँ से 13 कॉमन लेंगे तो 17 × 11 बचेगा, और जब 13 कॉमन आ जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो 7 × 11 करोगे तो 77 हो जाता है, तो 13 × 77। अब देखो जो आपको ये संख्या प्राप्त हुई है, ठीक है, इसको चाहे तो आप 1 भी लिख सकते हो, ठीक है। एक मिनट, ये हमारा 78 हो जाएगा, ठीक है, 78 हो जाएगा, क्योंकि +1 है तो 78 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो संख्या आपको प्राप्त हुई, देखो इसमें आपको 13 मिल रहा है और 78 मिल रहा है। अगर किसी भी संख्या में इस टाइप के क्वेश्चन में 13 × 78 या फिर 13 की जगह 2 आ जाए, 13 की जगह 3 आ जाए, 13 की जगह 4 आ जाए, तो वो हमारी संख्या भाज्य होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको 2 से अधिक कह सकते हो, फिर 1 से अधिक गुणनखंड आपको प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, आप लोग क्या लिखेंगे अच्छे से समझना, आप लिखेंगे चूंकि प्राप्त संख्या के 2 से या फिर लिख सकते हो 1 से अधिक गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, प्राप्त संख्या के 1 से अधिक गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, ठीक है, इसलिए संख्या भाज्य है, ठीक है, भाज्य होगी। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए अगली जो हमारी संख्या दे रखी है, ठीक है, अगली जो संख्या हमारी दे रखी है वो हमारी संख्या क्या है, तो अगली संख्या हमको दे रखी है 7 × 6 × 5 × 3 × 2 × 1
प्लस का 5। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं एक बार, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 प्लस का 1। ठीक है, प्लस का 5 है, सॉरी प्लस का 5, प्लस का 5। तो ये संख्या हमको दे रखी है। अगर हम यहाँ से ध्यान से समझें तो ये 5 यहाँ पर और ये 5 यहाँ, यानी कि 5 दोनों में कॉमन आ रहा है, 5 को कॉमन ले लिया। इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन में अगर कुछ कॉमन दिख रहा है ना, तो सबसे पहले उसको कॉमन ले लो, और हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको कॉमन जरूर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 कॉमन था। ठीक है, तो मैंने 5 को कॉमन कर लिया। अब दोनों जगह से 5 चला जाएगा क्योंकि 5 तो कॉमन आ गया। तो 7 इंटू बचेगा 6, अब 5 की जगह बचेगा 1, अब 3 इंटू 2, इस 5 की जगह बचेगा 1। तो अगर आप इसको देखेंगे तो 7 छंग 42 हो जाएगा, 7 छंग 42, 3 दूना के 6 प्लस का 1। ठीक है, अगर आप देखोगे तो देखो सही है ना, 7 छंग 42, 3 दूना के 6। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका गुणा करो इसमें, तो 6 दूना के 12, अब 6 चौक 24 एक 25। ठीक है, 6 दूना के 12, 6 चौक 24 एक 25 प्लस का 1। ठीक है, और बाहर आपका 5 कॉमन था। ठीक है, आगे अगर आप देखोगे तो 5 इंटू 253 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमको प्राप्त हुआ। और अगर आप यहाँ पर भी देखोगे ना इस संख्या में, तो 5 तो है ही, इसके साथ 253 और दे रखा है। और हमने आपको बताया था पहले वाले ही क्वेश्चन में, ठीक है, हमने आपको क्या बताया था कि प्राप्त संख्या के अगर एक से अधिक गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं तो वह संख्या हमारी भाज्य होगी। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पर देख पा रहे होगे कि 5 है और 253 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भैया प्राप्त संख्या के एक से अधिक गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, इसलिए संख्या भाज्य है, भाज्य होगी या फिर भाज्य है, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, इसलिए संख्या भाज्य है। तो इस तरीके से इस टाइप के सारे क्वेश्चन अगर कोई भी आपके बोर्ड परीक्षा में आता है, आप बड़े ही आसानी से कराओगे। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन भी आप आसानी से कर लेंगे, उम्मीद है आपको। ठीक है, चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 रूट 5 क्या दे रखा है, दे रखा है ये समझिए, 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, हमको क्या प्रूफ करना है कि जो ये संख्या दे रखी है ना, ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 के लिए। ठीक है, ये 2023 बोर्ड एग्जाम में 101% क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसको आप लोग 100 में 1% लिख लो कि ये आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में, सॉरी 23 कह रहे हैं, 2024 में ये 101% क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बड़े ही आसान तरीके से। सबसे पहले इसका सॉल्व में हेडिंग लगा लेते हैं हम लोग, सॉल्व। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका इसका थोड़ा सा उल्टा है, यानी कि इसको हम लोग इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये जो संख्या दे रखी है 3 प्लस 2 रूट 5, इसको हम लोग परिमेय मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग मानते हैं यहाँ पर कि माना 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको हम पहले ही परिमेय मान लेते हैं कि परिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि जो संख्या हमारी है 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो जब भी कोई परिमेय संख्या होती है तो उसकी कुछ ना कुछ गतिविधियां होती हैं। ठीक है, यानी उसके कुछ ना कुछ गतिविधि होती हैं। जैसे कि मैं आपसे कह दूं कि कोई भी परिमेय संख्या है, अब मैंने ये परिमेय संख्या मान ली है, तो 3 प्लस 2 रूट 5, ठीक है, 3 प्लस 2 रूट 5 ये P बटे Q के रूप की होगी। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि कोई भी अगर परिमेय संख्या है तो भैया वो हमेशा आपके P बाई Q के रूप में होती है। और समझ लेना अच्छे से कि जहां पर ये हमारे जो P बाई Q दे रखे हैं ना, ये हमारे P बाई Q ये सहभाज्य संख्याएं होती हैं। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, जहां जहां P एवं Q सहभाज्य पूर्णांक कह देते हैं। ठीक है, सहभाज्य पूर्णांक हैं। ठीक है,
सहभाज्य पूर्णांक है, और जो ये हमारा क्यू दे रखा है ये डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शन है, यानी कुछ गतिविधियां हैं जो आपको लिखनी पड़ती हैं, तभी आपको एग्जामिनर इसमें पूरे में पूरे नंबर देता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की कॉपी देखी है, तो इस क्वेश्चन को वो लोग बड़ा ही टफ समझते हैं, कठिन समझते हैं। ठीक है, बट आपको ये कभी भी कठिन नहीं लगेगा, क्योंकि आपके साथ हितेश भैया हैं। ठीक है, और हितेश भैया आपके साथ हैं तो सब कुछ संभव है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो प्लस में आपको 3 दे रखा है इसको हम लोग इधर ले आएंगे, तो क्या बचेगा 2√5। ठीक है, P/Q, ये 3 प्लस में था, इधर आके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है ये वाला राइट हैंड साइड, इसमें आप लोग क्या करोगे, इसमें आप लोग एलसीएम वगैरह करोगे। ठीक है, तो Q आपको ले लोगे कॉमन। ठीक है, यहाँ से P आ जाएगा, ये आपका 3Q हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका यहाँ पर बचेगा 2√5। ओके, इतना तो सभी लोग जानते हो कि बेसिक कैलकुलेशन है। इस 2 को हम लोग इधर भेज देंगे, तो 5 = 5 P माइनस का 3Q। ठीक है, ये 2 इधर आ जाएगा, इसके Q के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 2Q। ठीक है, अब देखो इतना अगर आप लोगों ने यहाँ से यहाँ तक करने में कोई दिक्कत आपको नहीं हुई ना, तो अब क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। जो आपको ये समीकरण मिला है ना, ये समीकरण ही आपको लाना था। ठीक है, जो कि आप ले आए हो। तो अगर आप ये समीकरण ले आते हो, फिर इसके बाद में आपको कुछ लिखना पड़ता है। ठीक है, आप क्या लिखोगे यहाँ पर, आप ये लिखोगे कि इसको आप समीकरण नंबर 1 बना लो। ठीक है, आप लिखोगे चूंकि समीकरण 1 में √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। ठीक है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जबकि समीकरण 1 में ही ठीक है, समीकरण 1 में ही 5 माइनस का 3Q बटे में 2Q। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती। परिमेय संख्या है, अतः परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती, कभी बराबर नहीं हो सकती हैं। अतः इसीलिए प्राप्त कथन विरोधाभास साबित हुआ। अतः प्राप्त कथन विरोधाभास साबित हुआ। ठीक है, अब लिख दोगे इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन बच्चों आपको इसको पूरा करने में करना है। ठीक है, इतना अगर आप कर देते हो ना, तो कोई भी एग्जामिनर आपका एक नंबर भी नहीं काटेगा। और मैं आपसे गारंटी कह रहा हूं भैया कि एग्जामिनर ऐसे देखेगा कॉपी ऐसे, और देखेगा ये लिखा हुआ ऐसे 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 ऐसे, तो पूरा ऐसे चेक करके आपको 3 में 3 नंबर पूरे के पूरे आपको दे देगा। ठीक है, बस शर्तें करना आपको क्या अच्छे से समझ लेना है कि भैया कोई भी अगर परिमेय संख्या है ना, तो वो P/Q के रूप की होती है। ठीक है, इसके बाद ये देखेगा, आप देखेगा P एवं जो Q आपने दे रखा है वो कैसी संख्या है, तो भैया वो एक सहभाज्य पूर्णांक कह लो या फिर सहभाज्य संख्याएं कह लो। जहां पर Q जो आपका डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी संख्या हो सकती है। अब देखो सहभाज्य कहने का मतलब ये होता है भैया कि ऐसी संख्याएं जो ऊपर और नीचे से काटने पर, यानी कि अगर हम उसका अंश और हर आपस में एक दूसरे से काटें किसी संख्या से, तो कटनी नहीं चाहिए। मतलब कि ये संख्या 3/5, 4/3, 2/3 हो सकती हैं, लेकिन 2/4, 5/10, 2/6 ये कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस तरीके की जो संख्याएं आपको दिखती हैं जो आपस में कभी कटती नहीं है,
वो हमारी सहभाज्य होती हैं, और जो ऊपर से नीचे से कट जाती हैं वो हमारी विभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को इस तरीके से अपने बोर्ड की कॉपी में करके आना है। अब भैया लास्ट में जो हम लोगों ने एक समीकरण बनाया ना, ये इस समीकरण में आपको क्या लिखना है कि भैया जो भी हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं उसको एक तरफ कर लेना है, और जो भी आपको प्राप्त हुआ है उसको एक तरफ कर लेना है। जैसे कि ये प्राप्त हो गया, अब आपको क्या करना है, इसको एक समीकरण बना देना है, और समीकरण बनाने के बाद में बच्चों जो आपको देखना है कि भैया √5 या फिर √3 ये हमेशा एक परिमेय संख्या होती है, और परिमेय संख्याएं कभी भी अपरिमेय संख्याएं कभी भी भैया परिमेय के बराबर में नहीं हो सकती। ठीक है, और वही हमने चीज लिखी कि अतः परिमेय व अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती, अतः प्राप्त कथन हमारा जो है विरोधाभास साबित हुआ, यानी कि हम लोगों ने जो किया ये हमारा गलत साबित हुआ। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से अगर आप बोर्ड परीक्षा में करके आते हो तो बोर्ड एग्जामिनर आपके एक भी नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, तो काफी सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होती थी ये क्वेश्चन करने में, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन करने में अब उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो आप चैनल के साथ जुड़ जाइए, अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।